Hello students, welcome to your YouTube channel Nursery Classes for Biology. Today I continue the first chapter of class 10th chemistry, chemical reactions and equations. अब तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक कंप्लीट कर चुके हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड लास्ट टॉपिक इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन सच एज कोरोजन एंड रैंसिडिटी हमें आज पढ़ना है। तो हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे और ये लेक्चर 4 है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तक पढ़ चुके थे। तो एक एग्जांपल उसमें जो कि एग्जाम में ऑफनली पूछा जाता है, व्हाट विल हैपन करके, व्हाट विल हैपन व्हेन आयरन नेल dips in copper sulfate solution or blue color solution। तो when a piece of iron metal in the form of iron nail is placed in copper sulfate solution, तो what will happen when a piece of iron metal is placed in copper sulfate solution and it is the blue color solution। ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है और इसी को ही हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर इट कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। तो ये ब्लू कलर का होता है सोल्यूशन। तो जब हम आयरन नेल डालते हैं तो वो क्या सोल्यूशन एज इट इज रहता है या फिर उसमें कोई चेंजेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑफनली पूछा जाता है एग्जाम में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि इसमें जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। तो जैसा कि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, आयरन सल्फेट। तो जैसा कि ये रिएक्शंस आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट प्लस Fe मींस आयरन, जब रिएक्शन हुआ तो ये आयरन नेल के फॉर्म में जो आयरन प्रेजेंट है उसमें, तो ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस देखिए कर दे रहा है। तो एज अ कॉपर मेटल के फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और आयरन जो है वो सल्फेट के साथ कंपाउंड बना लेगा, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। तो जो कि ग्रीनिश कलर का होता है, तो जैसे जैसे स्लोली आयरन जो है वो डिस्प्लेस करेगा कॉपर सल्फेट से कॉपर को और धीरे धीरे कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो ये कॉपर सल्फेट की वजह से जो ब्लू कलर था वो ब्लू कलर भी फेड होने लगेगा और स्लोली पैरेलली क्या होगा, ये फेरस सल्फेट जो कंपाउंड बनेगा तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीनिश कलर होता है। तो ये भी स्लोली स्लोली क्या होगा, ग्रीन कलर होता चला जाएगा सोल्यूशन। तो पूरा जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो जो सोल्यूशन है वो ब्लू से ग्रीन कलर हो जाएगा, मींस ब्लू कलर जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा एंड चेंजेस इनटू ग्रीनिश कलर। तो ये ग्रीनिश कलर किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू आयरन सल्फेट। तो ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपली ये फॉर्मूला देकर या कंपाउंड का नाम नहीं दिया जाता है, बस ये बोल देता है कि कंपाउंड विच इज ब्लू इन कलर। तो उस कंपाउंड को एक्स या वाई करके भी क्वेश्चन दिया जाता है और उस सोल्यूशन में कोई मेटल प्लेस किया जा रहा है तो वो सोल्यूशन ब्लू कलर से ग्रीन कलर का हो जा रहा है। तो आइडेंटिफाई करने को बोलता है कि आइडेंटिफाई द ब्लू कलर सोल्यूशन एंड ग्रीन कलर सोल्यूशन and explain
द कंप्लीट रिएक्शन। तो रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है और आइडेंटिफाई करने के लिए पूछता है कि क्या था, वो मेटल कौन सा हो सकता है, या वो सोल्यूशन कौन सा था जो ब्लू कलर का, या जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन बना वो क्या था। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हमने ये एग्जांपल हमने ये डिस्कस करवाया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जैसा कि आप नाम देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है, डबल। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं उनके बीच क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो दोनों के ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा है। मींस रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज्ड बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, तो एक्सचेंज करके फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो जिस रिएक्शन में आयंस जो है एक्सचेंज हो रहा है, दो रिएक्टेंट्स के बीच में अदला बदली हो रहा है, और एक्सचेंज करने के बाद जो कंपाउंड्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंपल या जनरल तरीका है वो क्या है, इसे ए बी प्लस सी डी। तो देखिए अब क्या होगा, एक्सचेंज हो गया, सी डी का जो डी है वो ए के पास आ गया ए डी, और ए बी का जो बी था वो सी के पास चला गया सी बी। तो डी और बी यहां पे जो है वो आपस में एक्सचेंज हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये बेरियम क्लोराइड जो कि सॉल्यूशन है एक्वस, सोडियम सल्फेट ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में है एक्वस। जैसा कि हम बताएं कि जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं ये बताने के लिए कि जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं वो किस स्टेट ऑफ मैटर में है, मींस सॉलिड है कि लिक्विड है, गैस है, या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में है। तो जब कोई चीज सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, एक्वस, AQ, और S फॉर सॉलिड। तो जब ये रिएक्शन हुआ बेरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट के साथ, तो क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। और ये जो बेरियम सल्फेट है ये सॉलिड है, इनसॉल्युबल फॉर्म है। तो अभी ये सब चीजें क्या थी, सॉल्युबल फॉर्म में, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या बना, जो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इनसॉल्युबल, सॉलिड है, और इसी सॉलिड इनसॉल्युबल को क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट। और ये किस कलर का होता है, व्हाइट। ये व्हाइट प्रिसिपिटेट जो फॉर्म कर रहा है वो किसका है, बेरियम सल्फेट का है। तो when the solution of barium chloride reacts with solution of sodium sulfate, तो white precipitate ये barium sulfate का फॉर्म हो रहा है, किसके साथ साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए जो सल्फेट है और क्लोराइड, देखिए ये एक्सचेंज हो रहा है, क्लोराइड जो है वो सोडियम के पास चला जा रहा है, सल्फेट बेरियम के पास चला जा रहा है, तो ये एक्सचेंज हो रहा है। तो ये दोनों ही डिस्प्लेस हो रहे हैं, दो डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका जो अगला एग्जांपल है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl के साथ, इसे भी OH माइनस और Cl माइनस आपस में एक्सचेंज करना है, ये देखिए, एंड इट इज वन ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, जो कि आप एसिड और बेस वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें भी किस तरह का रिएक्शन हो रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो OH माइनस और Cl माइनस जो आयन से आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल हो सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो NaCl और H2 बना। तो जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, इनसॉल्युबल सॉलिड जो पार्ट है वो बन रहा है, तो उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इनसॉल्युबल सॉलिड प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब उस रिएक्शन क्या बन रहा है, प्रिसिपिटेशन हो रहा है, मतलब प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसा कि आप बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट वाला देख सकते हैं, तो इसमें जो है वो बेरियम सल्फेट जो बना है ये व्हाइट प्रिसिपिटेट, तो जो लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन वो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
तो एक्चुअल में ये सेपरेट तो नहीं है, ये दोनों साथ ही साथ साइमल्टेनियसली होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन जो वर्ड बना है वो ऑक्सीजन के एडिशन से बना है। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जनरली वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी इसको डिफाइन किया जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हम इसको जानेंगे। तो ऑक्सीडेशन तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो शुरुआत से ही ये ऑक्सीजन का डेफिनेशन दिया गया ऑक्सीजन के ही रिगार्ड में या रेस्पेक्ट में क्यों दिया गया? क्योंकि जनरली जो अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है जो एलिमेंट है वो मोस्ट अबांडेंट क्या है? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में और प्रेजेंट है, और वो भी किसके? ऑक्साइड के फॉर्म में। तो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं ऑक्साइड के फॉर्म में मौजूद हैं। मतलब हर एक सब्सटेंस का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन का जो बेसिक डिफिनीशन है वो ऑक्सीजन के एडिशन के बेसिस पर है। तो इसीलिए बाद में इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया गया है, लेकिन फिर भी हम ऑक्सीजन के ही बेसिस पर हम इसको पढ़ते हैं। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो अगर एक का एडिशन होगा तो दूसरे का क्या होगा? रिमूवल होगा। तो अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो चाहे आप ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहिए ऑक्सीडेशन, या फिर अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बोलेंगे तो इसका रिमूवल बोलेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेशन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन क्या होगा? इन दोनों का उल्टा कर दीजिए। तो भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसका रिमूवल बचा हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बचा हुआ है, और इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बचा हुआ है। मतलब कि रिडक्शन में क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ एक टर्म से लेके चलिएगा, ऑक्सीडेशन पहले, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कह लीजिएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा? हाइड्रोजन का मतलब रिमूवल। तो ये दोनों डिफरेंट किसके हो गए? ऑक्सीडेशन के। अब रिडक्शन बचा तो उसका रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा तो रिडक्शन में इसका क्या होगा? एडिशन तो हो नहीं सकता, मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और जब इसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में इसका क्या होगा? एडिशन ही होगा। इस तरह से आपको दोनों डिफिनेशन याद रहेगा दोनों के रेस्पेक्ट में। देखिए रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। देखिए रिमूवल हो गया था, अब एडिशन बचा हुआ हाइड्रोजन का, अब ऑक्सीजन का क्या बचा हुआ? रिमूवल। तो या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। The oxidation and reduction reactions are also called redox reaction. इनको चूंकि ये साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होता है, कभी कोई एक ऑक्सीडेशन कोई अकेला नहीं बना है, रिडक्शन अकेला होगा। तो ये ठीक वैसा ही है कि अगर हम किसी को अगर हम डोनेट कर रहे हैं तो डोनेट हम तभी कर पाएंगे जब रिसिपिएंट होगा, उसको लेने वाला कोई होगा, नहीं तो हम किसको डोनेट करेंगे? तो इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। तो एक के बिना दूसरा इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह ये है, तो दोनों साथ होता है, इसीलिए इसको रिडॉक्स। तो रिडॉक्स, तो रिडॉक्स का जो रेड है वो रिडक्शन से लिया गया, और ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन के ऑक्स से लिया गया। तो इसीलिए दोनों को जोड़कर एक साथ इसको बनाया गया रिडॉक्स रिएक्शंस। एग्जाम्पल जैसे देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ हाइड्रोजन
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है और ये निकल गया तो क्या बचा, कॉपर। यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन है, इसमें आके ऑक्सीजन देखिए जुड़ रहा है, तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाया, ऑक्सीडेशन। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखिए दोनों साथ हो रहा है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है फ्रॉम कॉपर एंड ऑक्सीजन एडेड टू हाइड्रोजन, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, तो रिड्यूस हो गया। जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो गया कॉपर में, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन दे दिया, तो ऑक्सीजन निकलने के बाद हुआ ना, तो ये रिड्यूस हो गया, रिड्यूस होकर क्या बनाया, कॉपर। तो कॉपर रिड्यूस नहीं हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड हो रहा है। ये देखिए, ये देखें क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो प्लीज आप यहां ध्यान दीजिएगा, कॉपर का रिडक्शन नहीं हो रहा है, किसका हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ये रिड्यूस्ड होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या हो रहा है, वाटर। ऐसा नहीं कि वाटर का हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 का, और रिडक्शन किसका हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको होते हैं, कंपाउंड व्हिच कैन ऐड ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और रिड्यूसिंग एजेंट कंपाउंड्स और एलिमेंट व्हिच कैन कॉज रिडक्शन, जो रिडक्शन कराए आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with hydrochloric acid, it gives sodium chloride and water। ये in this reaction सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सोडियम क्लोराइड। Since hydrogen is removed from sodium hydroxide, हाइड्रोजन निकल रहा है। Hydrochloric acid is oxidized to water since oxygen is added to hydrogen chloride। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, क्यों, क्योंकि ये HCl को ऑक्सीडाइज कर रहा है और HCl इसको रिड्यूस कर रहा है, तो HCl क्या हो गया यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए तो HCl इसको रिड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट, और ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन का बहुत ही एडवर्स इफेक्ट है मेटल्स पे और फूड पे भी। तो दो कॉमन इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो कि हमें डेली देखने को मिलता है। पहला कोरोजन ऑफ मेटल्स। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स क्या है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है। तो कोरोजन क्या है, इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल such as acid on their surface। तो सरफेस से धीरे 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 क्या, लेयर बाय लेयर, ग्रेजुअली मींस लेयर बाय लेयर क्या हो, या एयर के कांटेक्ट के थ्रू या मॉइस्चर से या किसी केमिकल से क्या हो, वो रिमूव होता चला जाए, और इसी को बोलते हैं कोरोजन। और धीरे धीरे वो मेटल पूरा वो खत्म हो जाएगा वहां से। और कोरोजन जो होता है मेनली ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर के जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक कॉमन फॉर्म है कोरोजन का, ये एक तरह का कोरोजन है। तो आयरन के केस में कोरोजन को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग।
ड्यूरिंग द कोरोजन ऑफ आयरन मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आयरन मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन ऑफ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कॉल्ड रस्ट। तो जो रस्ट रेडिश ब्राउन कलर का बनता है, जो पाउडर आप देखते हैं जो जंग लगा हुआ रहता है, वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, उसी को रस्ट बोलते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आयरन, ये ऑक्सीजन और ये H2O वाटर, ये O2 है H2O। तो वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये देखिए Fe2O3 डॉट XH2O, तो ये हाइड्रेटेड फॉर्म है आयरन ऑक्साइड का, इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट। तो ये कोरोजन क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है आयरन को या स्टील ऑब्जेक्ट्स को, जैसे रेलिंग हो गया, कार की बॉडीज, ब्रिजेस, शिप्स, ठीक है, कहीं भी कुछ होता है वहाँ पे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही उसका कांटेक्ट एयर और मॉइस्चर से होता है। इसीलिए हम उसको क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं या किसी दूसरे रिएक्टिव मेटल की कोटिंग करते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, तो ये हम मेटल ऑन मेटल में और भी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी जो कॉमन मेथड होता है वो क्या होता है, बाय पेंटिंग। तो पेंट हम कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो सरफेस को हम कवर कर देते हैं जिससे कि उसका कांटेक्ट एयर और वाटर से नहीं हो पाता है। जब हम उसका कांटेक्ट खत्म कर देंगे एयर वाटर से, तो उस पर फिर रस्टिंग नहीं होगा। और इसी तरह एक और मेथड आपको जो कि मेटल ऑन मेटल में पढ़ना है और काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, गैल्वेनाइजेशन पूछा भी जाता है और इसके बारे में आप 8 में भी पढ़े होंगे। तो इसमें क्या करते हैं, जिंक का एक लेयर हम कोट कर देते हैं उस आयरन आर्टिकल के ऊपर, तो मॉल्टेन फॉर्म में रहता है जिंक, और आयरन आर्टिकल को हम क्या करते हैं, उसमें डिप करते हैं और उस पर एक कोटिंग हो जाता है जिंक का, जिंक के लेयर का उस आयरन आर्टिकल के ऊपर पूरे सरफेस को कवर कर लेता है, जिससे आयरन का जो कांटेक्ट है वो एयर और मॉइस्चर से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो रस्टिंग नहीं हो पाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं रस्टिंग से बचने के। जो दूसरा इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, वो फूड से रिलेटेड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी वर्ड जो है वो रैंसिड से बना हुआ है। तो रैंसिड क्या होता है कि जब भी हम किसी ऑयल फूड को हम बहुत देर तक खुले में रखते हैं, एक्सपोज करते हैं एयर में, तो वो एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होता है उससे ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है और इसी वजह से अर्थ क्रस्ट में काफी कंपाउंड जो हैं वो ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसीलिए ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, और वो भी फ्री फॉर्म में नहीं है, वो कंपाउंड के फॉर्म में है, तो हर एक के ऑक्साइड के फॉर्म में मौजूद है। तो ऑक्सीजन काफी रिएक्टिव होता है। तो ये रिएक्टिव होता है, इसीलिए जो ऑयल फूड होता है, मटेरियल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन कांटेक्ट में आके, और वो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है तो उसका जो केमिकल नेचर है वो चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, अनप्लीजेंट, और टेस्ट भी अनप्लीजेंट हो जाएगा। जैसे चिप्स हो गया या पापड़ होता है, उसको आप फ्राई करके ऑयल में रख दीजिए, खुला रख देते हैं, तो कुछ घंटे बाद अगर आप खाते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, तो स्मेल भी बहुत ही अनप्लीजेंट हो जाता है, तो वो फूड पॉइजनिंग भी करता है। इस वजह से उसको ज़्यादातर खुला नहीं रखना चाहिए, और खुला तो खाना नहीं चाहिए। तो उस फूड को हम क्या बोलेंगे, रैंसिड हो गया। और उस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। जो फूड है वो ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या हो गया, रैंसिड हो गया, जिसकी वजह से उसका अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट हो गया। और उस प्रोसेस को या फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। The condition produced by aerial oxidation of fat and oils in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्या कर रहा है, स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स, खराब कर दे रहा है। काफी देर तक उसको खुला रखते हैं और वो खाने योग्य नहीं रह जाता, अनफिट फॉर ईटिंग।
तो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जो रैंसिडिटी का डेवलपमेंट है उसको हम रोक सकते हैं या स्लो कर सकते हैं। तो रैंसिडिटी को हम कैसे बचा सकते हैं? अगर हम उसके ऑक्सीडेशन को रोक दिए, तो ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो कि ऑक्सीडेशन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअल में वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं जनरली BHA ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ये दो कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आप चिप्स के पैकेट में आप देखते होंगे कि जब आप उसको फाड़ने से पहले देखते हैं पूरा एकदम एयर टाइट होता है, तो वो एयर नॉर्मल या एयर नहीं होता, वो एंटीऑक्सीडेंट गैस होता है। या तो ये होता है या फिर नाइट्रोजन गैस इसमें फील्ड होता है। तो नाइट्रोजन गैस भी हम फील करते हैं ताकि वो, देखिए ये है, तो इसको हम पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस में पैक करते हैं। जो चिप्स वगैरह होते हैं, जितने भी ऑयल के फूड मटेरियल होते हैं, उसको नाइट्रोजन गैस से फील्ड किया जाता है ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो सके। तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेज हैं, तो इनको आप मेंशन करिएगा पहले। देखिए लिखा है, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पोटैटो चिप्स विद द प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग चिप्स विद नाइट्रोजन गैस। इसीलिए बहुत ज्यादा उसमें गैस भरा जाता है। अगर थोड़ा सा भी उसमें गैस लीक होता है तो उसको डिफेक्ट मान लिया जाता है और उसको खाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसका एयर निकल गया नाइट्रोजन गैस, तो वो ऑक्सीडाइज हो गया होगा, इसलिए उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो गया? रैंसिड हो गया, मतलब ऑक्सीडाइज्ड हो गया। रैंसिडिटी कैन बी रिजल्टेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर भी रख सकते हैं, कि वहां भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। या एयर टाइट कंटेनर में भी हम रख सकते हैं जिससे कि एयर ना जाए। इसलिए जितने भी ऑयल फूड्स होते हैं उनको हम टाइट एयर कंटेनर में हम रखते हैं ताकि उसमें एयर ना जा सके, और जितना जरूरत उतना आपने लिया और उसको फिर टाइटली उसको बंद कर दिया ताकि एयर ना जाए, ना एयर जाएगा, ना उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ये रैंसिडिटी प्रोसेस भी नहीं होगा। रैंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। तो लाइट से भी हम दूर रख के बचा सकते हैं। तो ये जो है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये इसका लास्ट टॉपिक है, रैंसिडिटी। आपको लोगों को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होगा, प्लीज आप कमेंट सेक्शन पर राइट कर सकते हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप लोगों के द्वारा वो इजीली हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है एसिड बेस सॉल्ट में स्टार्ट करेंगे, और जो कि इस पहले चैप्टर से रिलेटेड है, तो वहां पे भी इस चैप्टर का बहुत बार इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो प्लीज इसको बार बार आप इस चैप्टर को कंप्लीटली आप देखते रहिए, ताकि उस चैप्टर में जब भी इसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन हो तो आपको समझ आ सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।